हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में अगेन हम ग्रामर कैप्सूल करने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ एरर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट के सवाल होंगे और कुछ फिलर्स के सवाल होंगे। तबीयत थोड़ी नासाज है, काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम है। अगर मेरी आवाज़ उतनी क्लियर ना आए तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर लेना आज भर। आई थिंक 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये इसके पहले मैं काफ़ी सारे जो मार्क्स बूस्टर सीरीज़ में चला रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस करा चुका हूँ। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर ट्राई करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। लेवल की अगर बात करें तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना रिलेवेंट रख पाऊँ एग्जाम के लिए, साथ ही साथ में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है वो मैंने एग्जाम से थोड़ा स्लाइट ऊपर किया है, ठीक है। कोशिश करना, ट्राई करना, बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कुछ सीख के ही जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1. The memorandum, along with several annexures and case studies, was distributed to all the attendees to ensure they were well prepared for the subsequent discussions in the strategy meeting. काफ़ी लंबा सवाल है, 2-3 क्लॉजेस मिले हुए। तो मैं शुरू करता हूँ, जैसे पोस्टमार्टम करते हैं हर क्वेश्चन का, वैसे इसका भी करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है द मेमोरेंडम along with several annexures and case studies। देखो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं मिला हमें, पर एक रूल है, तो जहाँ जहाँ बीच बीच में कोई ऐसा रूल आए जिससे एसएससी बहुत सवाल पूछती है तो मैं बताता जाऊँगा। अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ एज वेल एज, इन सब के लिए रूल हमने पढ़ा है। ऑलमोस्ट हर वीडियो में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर जब भी कोई दो सब्जेक्ट हम लोग इन सारी चीज़ों से जोड़ते हैं, मान लो यहाँ सब्जेक्ट 1 है या सब्जेक्ट 2 है, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 को फॉलो करता है। जिसका मतलब है अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर हुआ, जो पहला सब्जेक्ट हुआ वो सिंगुलर हुआ, तो आगे आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आगे आने वाला वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल होगा। तो साधारण भाषा में आपने रूल पढ़ा होगा किताबों में कि जब भी किसी दो सब्जेक्ट को अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनसे जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। अब यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ था? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, ठीक है। ये सिंगुलर है, ऑब्वियसली प्लूरल होता तो मेमोरेंडम्स होता, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, राइट। इसका मतलब आगे जो वर्ब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सिंगुलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लिखा है द मेमोरेंडम अलॉन्ग विथ के बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है? सेवरल एनेक्चर्स, ठीक है। एनेक्चर्स मतलब होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एक कागज के साथ साथ और जो कागज हम लगाते हैं उसको एनेक्चर्स कहा जाता है। तो लिखा हुआ है सेवरल एनेक्चर्स। अच्छा, सेवरल मतलब होता है कुछ, तो हम प्लूरल लगाएंगे आगे, यहाँ तो बिल्कुल प्लूरल लगा हुआ है। एंड केस स्टडीज, ये सेवरल एडजेक्टिव के साथ ही, मॉडिफायर के साथ ही दो नाउन लगे हुए हैं, एनेक्चर्स एंड केस स्टडीज। यहाँ तक हमें कोई एरर नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो यहाँ पे वॉज क्यों हुआ? अभी मैंने बोला था कि जब भी किसी दो सब्जेक्ट को हम दो अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ वगैरह से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मेमोरेंडम है, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा? वॉज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ, लिखने की जगह कम है। अगला जो देखना, नेक्स्ट लिखा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। देखो मैं सब कुछ रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक वीडियो देखो और कम से कम आपके 50 से 60 रूल्स रिवाइज हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंटेंस कौन से वॉइस में है भाई? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस कैसे पता चलता है? बार बार समझाता हूँ, फिर समझा रहा हूँ। दो चीजों से पैसिव वॉइस पकड़ते हैं। पहला, जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर होना चाहिए, जिसका मतलब है जो काम हो रहा है वो एक्शन, जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ का काम क्या था? डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब एक बात बताओ, जो मेमोरेंडम है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा या मेमोरेंडम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? यार मेमोरेंडम तो एक पीस ऑफ पेपर है, वो कैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो इंसान थोड़ी है, उसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसका मतलब ये तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। दूसरा, हम पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं? बी के बाद V3 लिखा रहता है। अब बी का मतलब, बी के फैमिली में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है कौन कौन से होते हैं? इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, बी हो सकता है, बिन हो सकता है, या बीइंग हो सकता है। प्लीज लिख रहा हूँ, बीइंग हो सकता है। इनमें से किसी के बाद भी अगर हमें तीसरा फॉर्म मिल जाए, हम आंख बंद करके बोलेंगे सेंटेंस पैसिव वॉइस में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉज लिखा हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में। यहाँ भी कोई एरर नहीं मिला हमें। मेमोरेंडम की वजह से सिंगुलर होना चाहिए था, क्योंकि मेमोरेंडम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस में होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था। यहाँ तो कोई एरर नहीं है। लिखा हुआ है टू ऑल द अटेंडेंट्स। अच्छा, टू क्या है? प्रीपोजिशन। हमने ये रूल कितनी बार पढ़ा? मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया? हर प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन होगा या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। अगर कोई वर्ब आया गलती से तो वो जेरेंड में होगा, मतलब आईएनजी में होगा। इसीलिए क्योंकि एक प्रीपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन। हम किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट तब बोल सकते हैं जब वो जेरेंड के फॉर्म में हो, मतलब आईएनजी के फॉर्म में हो। ये रूल्स मैं पहले भी पढ़ा चुका, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अभी अब तक ये रूल आपको रटा चुका होगा।
तो यहाँ लिखा हुआ है टू के बाद नाउन होना चाहिए, टू ऑल द अटेंडीज इसका नाउन है, यहां तक हमें कोई एरर सेंटेंस पे नहीं मिल रहा है। मीनिंग क्या बन रहा है, मेमोरेंडम और कुछ एनेक्सर्स जो है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया सारे अटेंडीज को, जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे उन सबको। टू इंश्योर, ये निश्चित करने के लिए, टू के बाद हमेशा V1 होता है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक बात है कि मैं लिख नहीं रहा, ये बात सबको पता होना चाहिए। अगर आप इसे मेंस पर्पस से देख रहे हैं तो प्री आपने ये रूल्स पढ़ के ही क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे टू के बाद V1 होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। टू इंश्योर दे वर, दे मतलब कौन, अटेंडीज जो अटेंड कर रहे थे वो सारे के सारे, दे वर वेल प्रिपेयर, किसके लिए, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्कशंस, जो उसके बाद डिस्कशंस होने वाले हैं उनके लिए। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, डिस्कशंस वर्ड, सब्सिक्वेंट इसका एडजेक्टिव है, सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में। इन द स्ट्रेटेजी मीटिंग, अगेन इन प्रीपोजिशन है, जो मीटिंग है उसका ऑब्जेक्ट है। हमने सेंटेंस को बिल्कुल अलग अलग कर लिया है। अब हम देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। मैंने एरर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, वेल प्रिपेयर, समझना, लिखा हुआ है दे वर वेल प्रिपेयर, ये एरर है। क्यों एरर है, समझाता हूं क्यों एरर है, आप ही बताओ। आई एम डिस्टर्ब होता है या आई एम डिस्टर्ब्ड होता है? क्या सही है, कि मैं डिस्टर्ब हूं या मैं डिस्टर्ब्ड हूं? क्या सही होगा? अगर मैं बोलूं किसी पार्टी में कोई नहीं पहुंचा और हम उसे याद कर रहे हैं, तो ही इज मिस्ड होता है या ही इज मिस्ड होता है? ऑब्वियसली ही इज मिस्ड होता है, ऑब्वियसली आई एम डिस्टर्ब्ड होता है। जहां पे भी आप किसी, लेट्स से आप स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं यार, वे लोग ना, वो लोग ना बहुत डिसिप्लिन्ड है, सो दे आर वेरी डिसिप्लिन। सही है क्या? क्या बोला जाता है, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या हो रहा है समझो, क्यों हो रहा है वो भी समझो। ये जो इज एम आर वॉज वर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया है, मैं दोबारा बताऊंगा। जहां कहीं पे भी आप सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर का यूज करते हो और उसके बाद आप कोई एक्शन नहीं बताना चाहते, वो बस ये काम कर रहा है कि वो आपके सब्जेक्ट की तारीफ या बुराई कर रहा है, तो वहां पे उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जहां पे आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आई एम अ टीचर, तो यहां पे ये जो एम है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि इसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। आप समझ पा रहे हो कि ये आई ही है जो टीचर है और टीचर ही है जो आई है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है? या तो एक नाउन हो सकता है या तो एक एडजेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, इस जगह पे ये वाला एडजेक्टिव है। तो जब आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करना चाहते हो तो या तो एक नाउन यूज करते हो, या तो आप, जैसे टीचर एक नाउन था, या तो आप एक एडजेक्टिव यूज करते हो कि इज ऑनेस्ट। अब जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें देखो गड़बड़ क्या है, लिखा हुआ है आई एम डिस्टर्ब। डिस्टर्ब भाई साहब वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। आप जो बोलना चाह रहे थे वो ये बोलना चाह रहे थे कि मैं परेशान हूं, तो यहां पे परेशान करना सेंस नहीं है। आप परेशान हो, ये आपका स्टेट बताया जा रहा है, आपकी अवस्था बताई जा रही है, आपके लिए विशेषण लगाया जा रहा है कि आप कैसे हो, आप परेशान हो। इसका मतलब परेशान यहां पे विशेषण का, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो फिर आप डिस्टर्ब कैसे बोलोगे, आप मेन वर्ब कैसे बोलोगे? आप उसको एडजेक्टिव बनाओ। अब हम सब जानते हैं एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, जब आप पार्टिसिपल बना देते हैं। पार्टिसिपल आईएनजी लगा के भी बनाया जा सकता है, पार्टिसिपल ईडी लगा के भी बनाया जा सकता है। पिछले वीडियो में समझाया था, जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लेना, क्या डिफरेंस है वो भी बताया था। तो यहां क्या लिखा होता है कि आई एम डिस्टर्ब, आई एम डिस्टर्ब्ड, ऑब्वियसली ये वर्ब है, ये नहीं हो सकता, तो क्या सही होगा, डिस्टर्ब्ड होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली ही इज मिस होगा कि इज मिस्ड होगा, ऑब्वियसली ही इज मिस्ड होगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अच्छा यहां पे भी एक सवाल था कि दे आर वेरी डिसिप्लिन होगा कि डिसिप्लिन होगा, ऑब्वियसली डिसिप्लिन होगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है समझना, लिखा हुआ है दे वर वेल प्रिपेयर। सही है क्या? यहां पे ये वर्ब जो था ये लिंकिंग वर्ब था कि नहीं, क्योंकि आगे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप इसी दे की खासियत बता रहे हैं कि वो अच्छे से तैयार हो जाते, तो ये उनकी खासियत है कि वो अच्छे से तैयार होते। अब मैं यहां लिख देता कि दे वर थीव्स, वो चोर थे, तो भी तो सेंटेंस सही होता ना। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहाँ थीव्स का ऑल्टरनेटिव ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा, आप सिंपली बस एक एडजेक्टिव लगाना चाह रहे हो। तो अगर एक एडजेक्टिव लगाना चाह रहे हो, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाना चाह रहे हो, तो उसको एडजेक्टिव लिखो ना, वर्ब क्यों लिख रहे हो? दे वर वेल प्रिपेयर नहीं होगा भाई साहब, दे वर वेल प्रिपेयर्ड होगा। आप वहां पे पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे।
सो आंसर क्या होगा, टू इंश्योर दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्कशंस। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव्ड, उस वक्त तक जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, द हाइकर्स एग्जॉस्टेड एंड शिवरिंग, जो पहाड़ चढ़ते हैं ना उनको हाइकर्स कहा जाता है, जो हाइक पे जाते हैं उनको हाइकर्स कहा जाता है। तो जो हाइकर्स थे वो बहुत थके हुए थे और वो शिवर कर रहे थे, वो कांप रहे थे। वर फाउंड वेटिंग नियर अ प्रिकैरियस लेज, उन्हें ढूंढ लिया गया था, वो लोग इंतजार कर रहे थे एक प्रिकैरियस लेज के पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकैरियस? डेंजरस। जैसा मेरे हर ग्रामर कैप्सूल में मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको न किसी किताब में मिलेंगे, न ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल द हिंदू आर्टिकल के एडिटोरियल से मैंने खुद क्यूरेट किए। ठीक है, इसलिए इसका रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो यूनिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जहां से मैं सवाल डालना चाहता हूं, जो रूल में रिवाइज कराना चाहता हूं, मैं उस तरीके का सवाल आपके सामने लेके आता हूं। ठीक है, अब इससे एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि चूंकि मैं द हिंदू से क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, इसका जो वोकैब होता है, मतलब मेरे ग्रामर के क्वेश्चंस में भी जो वोकैब होगा ना, वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा, या उसमें से बहुत सारा प्रीवियस ईयर सवाल होगा, क्योंकि एसएससी हमेशा द हिंदू से सवाल बनाती है। तो ये देखो प्रिकैरियस कितनी बार आपके सिनोनिम में आ चुका है। प्रिकैरियस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जो कि खतरों से भरी हुई हो, समथिंग दैट इज डेंजरस इज कॉल्ड प्रिकैरियस। ठीक है, लेज, लेज का मतलब होता है बेसिकली पहाड़ का जो निकला हुआ हिस्सा होता है ना, जहां पे लोग बैठते बैठते हैं कि ऐसे पहाड़ है, ये निकला हुआ हिस्सा है, इसको लेज कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रिकैरियस लेज वेयर दे हैड लॉस्ट देयर वे, जहां पे वो अपना रास्ता भूल गए थे, एंड हैडंट ईटन सिंस 2 days, और 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, चलो समझते हैं कि करके। क्या लिखा हुआ है, बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव्ड, जिसका मतलब है जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची थी, द हाइकर्स, जो लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, एग्जॉस्टेड एंड शिवरिंग, इस बात को मुझे समझाना है। क्या लिखा हुआ है, द हाइकर्स एग्जॉस्टेड एंड शिवरिंग। क्या आपको यह बात याद है कि पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हर बार जब हम लोग सेंटेंस देखते हैं उसमें एक रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल हो सकता है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? जब आप किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, जब आप किसी नाउन की स्थिति बताने के लिए कोई भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। अब यहां पे एक्चुअली सीन क्या था पता है? यहां पे ये था कि द हाइकर्स, और फिर यहां लिखा था हु वर एग्जॉस्टेड एंड शिवरिंग, वो लोग जो लोग बहुत थके हुए थे और शिवर कर रहे थे। ये हु वर चूंकि अंडरस्टूड है, इसलिए सेंटेंस में इसको लिखा नहीं गया है। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव्ड, द हाइकर्स हु वर एग्जॉस्टेड एंड शिवरिंग वर फाउंड, कि जो हाइकर्स थे जो कि बहुत थके हुए थे और शिवर कर रहे थे, उन्हें ढूंढा गया है। पर मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस पर मैं आ रहा हूं। यहां पे 2 एडजेक्टिव यूज किया गया है। कौन कौन सा एडजेक्टिव है? एग्जॉस्टेड और शिवरिंग। अब ये दोनों के दोनों पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब एग्जॉस्ट से बनकर आए। एग्जॉस्ट मतलब होता है थकान, थक जाना, थका देना, उसको एग्जॉस्ट कहते हैं। शिवर का मतलब होता है कांपना। यहां पे 2 एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, एग्जॉस्टेड एंड शिवरिंग, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक पास्ट पार्टिसिपल में है, मतलब V3 फॉर्म में है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, मतलब V4 में है। क्या आपको पिछले क्लास का वो लॉजिक मेरा याद आ रहा है, वो रीजन आपको याद आ रहा है, जहां पे मैंने ये समझाया था कि पास्ट पार्टिसिपल आमतौर पर वहां यूज करते हैं जहां पे काम ऑलरेडी खत्म हो चुका। मैंने एक स्लाइड भी डाला था इसका। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे काम अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने तब भी एग्जांपल दिया था रिंगिंग फोन, जिसका मतलब है ऐसा फोन जो अभी भी रिंग हो रहा है, उसे रिंगिंग फोन कहते हैं। तो यहां पे देखो क्या लिखा गया था। आमतौर पर हमारे दिमाग में क्या कंसेप्शन होता है, जो रट के पढ़ते हैं उनके साथ ये कंसेप्शन होता है कि 2 एडजेक्टिव लिखेंगे ना तो हमेशा दोनों सेम होगा। जिसका मतलब अगर हम इधर एग्जॉस्टेड लिखें तो उधर हमें शिवर्ड लिखना पड़ेगा, या अगर हम वहां शिवरिंग छोड़े तो एग्जॉस्टिंग लिखना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ सेंटेंस के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक बात बताओ, क्या हाइकर्स अभी भी थक रहे हैं या थक चुके हैं? काम तो खत्म हो चुका ना, इसका मतलब एग्जॉस्टेड, वो थक चुके। शिवरिंग जिसका मतलब है अभी भी कांप रहे हैं, तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो ये बता रहा है कि काम अभी भी प्रोसेस में है, जबकि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो ये बता रहा है कि काम खत्म हो चुका। तो दोनों अपने अपने फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे एरर गलती से भी मत कर देना कि एग्जॉस्टेड को देख के शिवर्ड कर देना और शिवरिंग को देख के एग्जॉस्टिंग कर देना। जो लोग रट के पढ़ते हैं वो यही एरर करेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। यहां कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहां पे हुवर था, ये एक्चुअली सेंटेंस का बस एक रिलेटिव क्लॉज है।
ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, रिलेटिव क्लॉज को अगर आप सेंटेंस से हटा भी दो ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो जैसे अगर हम यहाँ इसको नहीं लिखे तो क्या सेंटेंस में कोई बदलाव आएगा? भाई साहब कोई बदलाव नहीं आएगा, सेंटेंस का मीनिंग अभी भी वही रहेगा, टेंस वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। इसका मतलब ये बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के बारे में, किसके लिए? हाइकर्स के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है सेंटेंस, तो हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, सेंटेंस बेफालतू क्यों लंबा करें। लिखा बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव्ड द हाइकर्स वर फाउंड। अच्छा, हाइकर्स प्लूरल है, इसकी वजह से यहां पे भी प्लूरल हुआ, वर हुआ, और वर फाउंड मतलब उन्हें ढूंढा गया था। और वो क्या कर रहे थे? दे वर वेटिंग, जेरेंड है यहां पे इसलिए वेटिंग लिखा हुआ है, वर फाउंड वेटिंग नियर अ प्रिकैरियस लेज। वो एक प्रिकैरियस लेज के मतलब एक बहुत डेंजरस पत्थर पे वो बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे, ठीक है। वेयर, जहां दे हैड लॉस्ट देयर वे, जहां उन्होंने अपना रास्ता खो दिया था। क्या आपको वो रूल याद आ रहा है टेंस का? चूंकि वो रूल यहां अप्लाई हुआ तो मैं वो रूल समझा रहा हूं। क्या आपको वो रूल याद आ रहा है टेंस का, जहां पे हम ये बात करते हैं कि पास्ट की दो घटनाएं होंगी, जो घटना पहले हुई वहां पे हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं, जो घटना बाद में हुई वहां पे हम V2 यूज करते हैं। देखो एग्जैक्टली वो यूज हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे रास्ता उन्होंने पहले खोया था तो देखो हैड लगा या नहीं लगा। रेस्क्यू टीम बाद में आई तो देखो अराइव्ड लगा है कि नहीं लगा। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पे हैड प्लस V3 लगा हुआ है। उसी के पैरेलली ये काम भी चल रहा था तो यहाँ पे भी हैड प्लस V3 लगा हुआ है। इसका मतलब वो एरर यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एंड हैडन ईटन सिंस 2 days। एरर मिला क्या? मुझे मिल गया। जब आप 2 days लिखते हो तो बताना वहां पे सिंस लगेगा या वहां पे फॉर लगेगा, दोनों में से क्या लगेगा? जहां तक मेरी समझ है फॉर लगेगा। सिंस हम कहां लगाते हैं? जहां पे हम एग्जैक्टली बताते हैं काम कब शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल सिंस मंडे, सिंस दिसंबर। जबकि अगर हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है कि काम कितनी देर चला, 2 दिन चला, तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे फॉर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आसान, बहुत आसान एरर था पर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कॉमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगा क्लियर कर देने की। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स क्लेमिंग द स्कॉलरशिप। मैं जरा पानी पी लूं, पढ़ लो तब तक। क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स क्लेमिंग द स्कॉलरशिप was asked to provide original documents as proof of their financial background which the committee verified thoroughly before releasing the funds। लिखा हुआ है each of the applicants। ये रूल हमने पहले भी पढ़ा है। अगर किसी सेंटेंस में क्या लिख रहा हूं, each of हो, either of हो, neither of हो, तो ये सब के सब हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन लेते हैं, पर आगे जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। ये रूल बहुत बार रिपीट हुआ तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स तो बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ईच ऑफ के बाद तो हमेशा प्लूरल होता है। सो लिखा हुआ है ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स क्लेमिंग द स्कॉलरशिप। अगेन ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। यहां पे एक्चुअली क्या था? एक्चुअली था हु वर क्लेमिंग द स्कॉलरशिप, मतलब वैसे एस्पिरेंट्स, वैसे एप्लीकेंट्स जो कि स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे थे, राइट। यहां पे कोई एरर नहीं है। क्लेमिंग द स्कॉलरशिप वॉज आस्क्ड। ये वॉज का सब्जेक्ट कौन है? यही ईच ऑफ। मैंने क्या लिखा है देखो, ईच ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होगा, है, आगे का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। देखो यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा, वॉज आस्क्ड फिर से दिखा, बी के बाद V3। इसका मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। ऑब्वियसली एप्लीकेंट्स को पूछा गया, एप्लीकेंट्स ने नहीं पूछा, एप्लीकेंट्स से पूछा गया या एप्लीकेंट्स को कहा गया। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है एप्लीकेंट्स, वो यहाँ का डूअर नहीं है, वो यहाँ का रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो ये पैसिव वॉइस में होगा। तो क्या लिखा हुआ? ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स क्लेमिंग द स्कॉलरशिप वाज आस्क्ड। क्या बोला गया उन्हें? टू प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ। उनको कहा गया कि भैया अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप जमा कर दें। उनको एज अ प्रूफ ट्रीट किया जाएगा। किसका प्रूफ? ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, के उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उनको एज अ प्रूफ ट्रीट किया जाएगा कि जितने लड़कों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया उनसे कहा गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दें, उसे एज अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड के प्रूफ इस्तेमाल किया जाएगा। विच द कमिटी वेरीफाइड थॉरोली, जिसे कमिटी ने बहुत थॉरली वेरीफाई किया। अच्छा देखना, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है। चेक कर लो तो पास्ट में था कि नहीं था। यहाँ पे वॉज लिखा हुआ था तो डेफिनेटली पास्ट में था कि नहीं। तो लिखा हुआ है कमिटी वेरीफाइड थॉरली
कमिटी ने बहुत अच्छे से वेरीफाई किया उसको बिफोर रिलीजिंग द फंड्स। अच्छा, बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया था कि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक नाउन लेगा या एक प्रोनाउन लेगा, या अगर उसके बाद गलती से वर्ब आ गया तो वो आईएनजी में होना चाहिए। तो देखो यहां पे रिलीजिंग लिखा है कि नहीं लिखा? सो लिखा है बिफोर रिलीजिंग, रिलीजिंग व्हाट? द फंड्स। यहां तो कोई एरर नहीं है। क्या आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते एरर मिला? मैंने सेंटेंस को अलग अलग कर दिया, मुझे मिल गया एरर। कहां है? ध्यान देना जरा। लिखा हुआ है एज प्रूफ ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। समझना, लिखा हुआ एज प्रूफ ऑफ देयर फाइनेंशियल। अच्छा, ये देयर क्या है भाई? ये दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव है या नहीं है? पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल रहा हूं। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं दे का नेचर क्या है। जहां तक मेरी समझ है दे तो प्लूरल के लिए आता है। आ जाओ वापस। तो क्या हम सारे एप्लीकेंट्स के बारे में इकट्ठा बात कर रहे थे या उनके बारे में एक एक करके बात कर रहे थे? ऑब्वियसली हम उनके बारे में एक एक करके बात कर रहे थे। ग्रामेटिकली स्पीकिंग यहां पे ईच ऑफ अगर इस्तेमाल था तो हमने पूरे के पूरे सेंटेंस का टोन सिंगुलर पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? इसी वजह से हमने यहाँ पे देखो वॉज यूज किया है, वरना वर यूज होता। तो भैया आप जब इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हो, ईच ऑफ का मतलब क्या होता है? ईच ऑफ का मतलब होता है एक एक करके सबको। जैसे मैंने बोला मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं, मैंने बोला ईच ऑफ यू हैज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये नहीं इकट्ठा डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं हर एक को बोल रहा हूं इंडिविजुअली। सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग इट एज एन इंडिविजुअल, वो तो सिंगुलर होना चाहिए ना। अगर सिंगुलर होना चाहिए तो यहां पे आप दे क्यों लिख रहे हो फिर? ये तो नहीं होता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई? हम ही यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इट का इस्तेमाल तो नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। शी जब तक बिल्कुल क्लियर ना कर दे कि फेमिनिन जेंडर है तब तक शी नहीं होता। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ही बचता है। हमें क्या यूज करना था यहाँ पे? पॉजेसिव। ही का पॉजेसिव क्या होता है? हिज। तो एरर यहां पर है कि एज अ प्रूफ ऑफ देयर के जगह पे एज अ प्रूफ ऑफ हिज, या अगर ऑप्शन में हर दिया हुआ तो हम हर भी कर सकते हैं, इट्स नहीं होगा। ठीक है, सो एज अ प्रूफ ऑफ हिज या हर फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमें यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर है। इसी तरीके का एक और सवाल मैंने 3-4 वीडियो पहले बनाया था, उसमें गलती से यहां पे देयर छूट गया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर यहाँ देयर होगा या हिज होगा। मैं इस वीडियो में क्लियर किया देता हूं, वहां पे भी हिज होगा। ठीक है, गलती से वो छूट गया था, मेरे ध्यान में नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी हैड बीन कम्युनिकेटेड क्लियरली। ये वाला कंडीशनल सेंटेंस का सवाल है। मैंने सेंटेंस को पहला लाइन पढ़ते ही मुझे पता चल गया। कैसे पता चलता है कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं? बहुत आसान है। सेंटेंस इफ के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे जाके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर वो प्रेजेंट में है तो V1 या V5, मतलब कंडीशनल सेंटेंस 1 है तो। अगर कंडीशनल सेंटेंस 2 है तो V2 लगेगा। कंडीशनल सेंटेंस 2 में अगर कोई मेन वर्ब यूज नहीं करना तो हमें वर यूज कर सकते हैं, या फिर आगे चल के कंडीशनल सेंटेंस 3 में हैड का इस्तेमाल होता है। यही होता है कंडीशनल। तो क्या लिखा देखो, इफ लिखा हुआ था यहाँ पे कि इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी। इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग प्रीपोजिशन है, न्यू पॉलिसी उसका ऑब्जेक्ट है। इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी हैड बीन कम्युनिकेटेड क्लियरली। यहाँ पे हैड बीन क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है। डिटेल किसी को कम्युनिकेट नहीं करेगा, डिटेल को कम्युनिकेट किया जाएगा, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। लिखा हुआ इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी हैड बीन कम्युनिकेटेड क्लियरली। अगर जो डिटेल्स थे न्यू पॉलिसी की, अगर उनको ठीक से कम्युनिकेट कर दिया जाता इन द इनिशियल फेज। इन प्रीपोजिशन है, द इनिशियल फेज उसका ऑब्जेक्ट है। मच ऑफ द कंफ्यूजन एंड एरर्स, ज्यादा करके जो कंफ्यूजन और एरर्स थे, कुड हैव बीन अवॉइडेड, उन्हें अवॉइड किया जा सकता था। एंड द प्रोजेक्ट वुड हैव रन स्मूथली फ्रॉम द स्टार्ट, और जो प्रोजेक्ट है वो शुरुआत से ही बहुत स्मूथली चलता। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसका टाइप 3 का स्ट्रक्चर पूरा होता क्या है? स्ट्रक्चर है इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, हैड के बाद V3 होगा, आगे चल के मेन क्लॉज में सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा, उसके बाद V3 होगा। अच्छा, इस वुड को हम अपने हिसाब से कुड भी बदल लिख सकते हैं, माइट भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, लिखा है इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी हैड बीन कम्युनिकेटेड। देखो ये हैड वाला पोर्शन है, हैड बीन कम्युनिकेटेड क्लियरली इन द इनिशियल फेज। मच ऑफ द कंफ्यूजन एंड एरर्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। यहां मैंने बोला कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। सो कुड हैव लिखा हुआ है, कुड हैव बीन अवॉइडेड, यहां भी कोई एरर नहीं है। एंड द प्रोजेक्ट
वुड हैव रन स्मूथली, फिर से यहां पे वुड हैव का इस्तेमाल किया गया, एंड की मदद से जोड़ा गया, मतलब दो क्लॉजेस को आपस में इसने जोड़ दिया था। ये वाला दोनों का इफ क्लॉज है और उसके दो मेन क्लॉज है, एक में है कुड हैव बीन अवॉइडेड, दूसरे में वुड हैव रन स्मूथली। रन का V2 भी रन होता, सॉरी V3 भी रन होता है, V1 भी रन होता है, ठीक है। कहीं कोई एरर नहीं मिल रहा। अगर हम स्ट्रक्चर में बिठाते हैं तब तो सब कुछ सही लग रहा है। क्या सेंटेंस नो एरर है? नहीं जी, नो एरर नहीं। बड़ा तगड़ा सवाल है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा होता है? इफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी हैड बीन कम्युनिकेटेड क्लियरली इन द इनिशियल फेज, मच ऑफ द कंफ्यूजन एंड एरर्स। क्या आपको याद है अपने पिछले वीडियो में जिसमें मैं ग्रामर कैप्सूल का जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने आपको मच के बारे में बताया था डिटेल में। तब मैंने आपको ये बोला था कि मच और मैनी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? मच अनकाउंटेबल के साथ आएगा, जबकि मैनी काउंटेबल के साथ आएगा। तब मैंने लिटिल और फ्यू का डिफरेंस बताया था, वहीं पे मैंने मच और मैनी भी कवर किया था। मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए होता है, मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल के लिए होता है। अब जरा हम सवाल को देखें, यहाँ पे दो नाउन थे, एक था कंफ्यूजन, दूसरा था एरर्स। इसके लिए मॉडिफायर मच ऑफ का इस्तेमाल किया गया। अब लिखा है मच ऑफ द कंफ्यूजन। अगर बात यहीं तक खत्म हो जाती तब हम कोई एरर नहीं करते इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे अनकाउंटेबल माना जा रहा है और बोल रहा है कि ज्यादा करके कंफ्यूजन, मतलब अगर कंफ्यूजन का एक हिस्सा हम 100% को माने तो उसमें से 60% के लिए मच ऑफ द कंफ्यूजन बोल सकते हैं। पर प्रॉब्लम वहां है जहां पे इसने एरर्स टर्म को लिख दिया। आपको दिख रहा है कि एरर नहीं लिखा, एरर्स लिखा है। कोई भी चीज प्लूरल तभी हो सकता है जब वो काउंटेबल हो, ये तो कॉमन सेंस है। पानी अनकाउंटेबल क्यों? क्योंकि गिन नहीं सकते ना। आप प्लूरल तभी करते हैं जब एक से ज्यादा है, और जब आप एक ही नहीं गिन पा रहे हो तो एक से ज्यादा कैसे गिनोगे? इसका मतलब यह है कि जो भी चीज प्लूरल है वो डेफिनेटली काउंटेबल है। अगर ये चीज डेफिनेटली काउंटेबल है तो इसके साथ फिर मच कैसे आया? बोलो, गलती है या नहीं है? डेफिनेटली है। सही क्या होना चाहिए था? दो तरीके से हम इसको सही कर सकते थे। पहला, हम लिख दे मच ऑफ द कंफ्यूजन और इसी में ऐड कर दे कि मैनी ऑफ द एरर्स, कि मच ऑफ द कंफ्यूजन एंड मैनी ऑफ द एरर्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। ज्यादा अच्छा क्या होता? अगर मैं उस जगह पर रहता तो मैं क्या करता? मैं इसी मच को बदल के मोस्ट कर देता। कहना क्या चाहते हो? ज्यादा करके कहना चाहते हो ना, तो मोस्ट के साथ तो काउंटेबल भी आता है, अनकाउंटेबल भी आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर भी होते हैं। इसका यह मतलब है कि मोस्ट आप कहीं भी चिपका सकते हो। तो ऐसा करो, मच को हटा के मोस्ट लगा दो। क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन एंड एरर्स। आप सेंटेंस बिल्कुल ठीक साउंड कर रहे हैं। तो आंसर ये है, यहां पे मच नहीं होगा, क्योंकि मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए होता है और एरर्स काउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 5, द कोच advised his players to focus not only on physical fitness but also on improving their mental resilience। लिखा हुआ है कि कोच ने एडवाइस किया प्लेयर्स को कि आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान ना दो, बल्कि अपनी जो मेंटल रेजिलियंस है ना, रेजिलियंस मतलब होता है स्ट्रेंथ, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है आप उसको भी इंप्रूव करो, एज इट वाज क्रूशियल फॉर हैंडलिंग प्रेशर इन क्रिटिकल मोमेंट्स। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल था क्रिटिकल मोमेंट्स में, जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं उसमें प्रेशर हैंडल करने के लिए। सो लिखा हुआ है द कोच एडवाइज्ड हिज प्लेयर्स टू फोकस, टू के बाद हमेशा V1 आता है, कोई एरर नहीं है। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है। सो यहां पे नॉट ओनली लिखा है, यहां पे बट ऑल्सो लिखा है। एक और रूल, थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म, पिछले वीडियो में भी कवर किया था। इसके बाद अगर आप कोई प्रीपोजिशन लिखेंगे तो इसके बाद भी प्रीपोजिशन होना चाहिए। इसके बाद अगर आप कोई कंजंक्शन लिखेंगे तो इसके बाद भी कोई ना कोई कंजंक्शन होना चाहिए। इसके बाद अगर आप एक नाउन लिख रहे हो तो इसके बाद भी एक नाउन होना चाहिए। यहां पे देखना, बट ऑल्सो के बाद लिखा हुआ है ऑन। सो ऑन एक प्रीपोजिशन है, तो यहां पे भी लिखा हुआ है ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन। अब ये मेयर कोइंसिडेंस है कि दोनों जगह ऑन हुआ है। अगर यहां ऑन यहां इन होता फिर भी सही होता, यहां बाय यहां फ्रॉम होता फिर भी सही होता। प्रीपोजिशन होने से मतलब है। आगे बढ़ेंगे। ऑन इंप्रूविंग, अभी मैंने समझाया था आपको कि हर प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। अगर कोई वर्ब दे देगा तो इसमें आईएनजी लगा देना, आईएनजी लगाने से ये जेरेंड बन जाएगा। जेरेंड एक किस्म का नाउन होता है, तो इस प्रीपोजिशन को जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑन एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो हमने इंप्रूविंग ऑब्जेक्ट लगा दिया। लिखा हुआ है देयर मेंटल। अब ये देयर कहां से आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि देयर पॉजिटिव है, एडजेक्टिव है किसका? दे का। इसका मतलब हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ किसके मेंटल रेजिलियंस के बारे में बात हो रही है? किसका मेंटल रेजिलियंस इंप्रूव होगा? प्लेयर्स का। अच्छा, प्लेयर्स तो प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो हम लोग जो इसके लिए लगाएंगे
माफ कीजिएगा, जो हम लोग इसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो देखो देयर लिखा है कि नहीं लिखा, देयर मेंटल रेजिलियंस एज इट वाज, ध्यान दीजिएगा वाज पास्ट में है, यहां पे भी देखना एडवाइज्ड पास्ट में है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, यहां कोई एरर नहीं है। क्रूशियल फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद आईएनजी वाला कोई ना कोई वर्ड आएगा, तो देखो हैंडलिंग लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। फॉर हैंडलिंग प्रेशर इन प्रीपोजिशन क्रिटिकल मोमेंट्स उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन द गेम उसका ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस को पूरा अलग अलग कर लिया। क्या आपको कहीं पे एरर मिल रहा है? मुझे दिख गया एरर, पढ़ते के साथ दिख गया था। क्या लिखा हुआ है देखना, द कोच एडवाइज्ड, क्या ये सही है? नहीं, सही क्या होता, एडवाइज्ड विथ एसिडी। अब आप बोलेंगे सर स्पेलिंग का एरर है क्या? स्पेलिंग का एरर नहीं भाई, ये ग्रामर का एरर है। क्या एरर है समझना, क्या लॉजिक है वो भी समझना। देखो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस एंड एडवाइस एंड एडवाइज, ये दोनों चीजों पर काम करता है, ठीक है। एडवाइस विथ अ सी, एडवाइस विथ अ ऐसे, ये दोनों चीजों पे काम करता है। जहां पे आप सी लिखते हो ना, ये नाउन होता है, जहां पे आप ऐसे लिखते हो ये वर्ब होता है। सो प्रैक्टिस विथ अ सी इज अ नाउन, एडवाइस विथ अ सी इज अ नाउन, प्रैक्टिस विथ अ ऐसी इज वर्ब, एडवाइस विथ अ ऐसी इज वर्ब। तो आपको क्या यूज करना था इस जगह पे, आपको वर्ब चाहिए था कि नाउन चाहिए था? ध्यान से देखिएगा, द कोच एडवाइस्ड, कोच यहाँ का सब्जेक्ट है, एडवाइस यहाँ का वर्ब है, और वैसे भी आप जब ईडी लगा रहे हो तो आप किसी वर्ब के आगे ही तो ईडी लगा सकते हो। ये तो आप पास्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट तो वर्ब ही होगा ना हमेशा। इसका मतलब क्या हम एडवाइस के आगे ईडी लगा के एडवाइस बोल सकते हैं? नहीं भाई साहब, नहीं बोल सकते। हमें कोई वर्ब चाहिए, वर्ब कौन सा है? एसी। तो आंसर क्या होगा? सीडी नहीं होगा, इसके जगह पे एडीवीआई एसीडी एडवाइस होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। एग्जाम में क्या होता है, हाई प्रेशर सिचुएशन है ना, दिखता नहीं है सब सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, द रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन मोस्ट ऑफ हुम हैव लिव्ड देयर फॉर जनरेशंस। लिखा हुआ है कि जो रेसिडेंट्स है ना टाउन के, ज्यादातर उनमें से जो है वो वहां कई सालों से रहते आए हैं, उनके मतलब पूर्वज भी उधर ही रहते आ रहे थे। अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाईवे, उन्होंने अपोज किया है जो नया हाईवे बन रहा है उसके कंस्ट्रक्शन को, विच दे बिलीव वुड डिसरप्ट देयर क्वाइट एंड सेरेन लाइफस्टाइल, जो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि उसके वजह से बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा उनका जो क्वाइट और सेरेन लाइफस्टाइल है। ये दोनों एक्चुअली सिनोनिम है, बहुत ही शांत को क्वाइट कहा जाता है और शांत को ही सेरेन भी कहते हैं। सो क्वाइट और सेरेन लाइफस्टाइल जो उनका शांत लाइफस्टाइल है ना, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा एंड कॉज्ड इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेज, और वो इस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा जिसको ठीक भी नहीं किया जा सकता है बाद में। ठीक है, बढ़िया सवाल है, काफी लंबा सवाल है, समझते हैं कि करके। लिखा हुआ द रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, ये द टाउन उसका ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? द रेसिडेंट्स होगा। द रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन मोस्ट ऑफ हुम। अब देखो, जो बच्चा रट के पढ़ता है वो ये पढ़ता है कि हु होगा तो हुम कर देंगे, हुम होगा तो हु कर देंगे, उसको अंतर तक नहीं पता। बहुत आसान है, बता रहा हूं, देखो अंतर क्या है। अभी जो रिलेवेंट है मैं बस वो डिफरेंस बता रहा हूं ना, डिफरेंस के लिए तो एक पूरा क्लास चाहिए। ये जो हु है ये सब्जेक्ट होता है और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट होता है। अब लिखा होता है मोस्ट ऑफ हुम, सब चीजें कनेक्टेड, ध्यान देना। ऑफ प्रीपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो हु ऑब्जेक्ट होता है कि हुम ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्वियसली हुम ऑब्जेक्ट होता है, तो गलती से भी यहां हुम को हु मत कर देना। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ हुम हैव लिव्ड देयर फॉर जनरेशंस, ज्यादा करके जो लोग हैं वो वहां जनरेशंस से रहते आए हैं। अपोज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाईवे, अब आपकी आंखें चमक गई होंगी, आपने देखा होगा यहाँ पे अपोज्ड माने V2, V2 माने पास्ट, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर लॉटरी लग गई, हैव को हटा के हैड कर दो। आंसर गलत हो गया। कितनी बार समझाऊं कि समझ जाओगे? ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है। क्या आपको इसमें होम का इस्तेमाल दिख रहा है? क्या होम एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है? इसका मतलब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स की तारीफ के लिए आया है, ये रेसिडेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। लिखा है द रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन, कौन से रेसिडेंट्स? जो ज्यादा करके जनरेशन से वहां रहते आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ हुम हैव लिव्ड देयर फॉर जनरेशंस। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसमें जो यूज करना है, जो टेंस आएगा वो आए ना, उसका हमारे सेंटेंस के टेंस से कोई लेने देना थोड़ी है। यहां पे अपोज्ड का इस हैव लिव्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। अपोज्ड उन्होंने पास्ट में किया था इसलिए ये पास्ट में है, रह वो आज भी रहे हैं इसलिए प्रेजेंट में है।
ऐसा तो हो सकता है ना कि मैं आज भी किसी का पड़ोसी हूं पर मेरा पिछली दफा झगड़ा हुआ था, तो जब मैं झगड़े की बात करूंगा तो मैं पास्ट में करूंगा, लेकिन रह तो मैं अभी भी रहा हूं ना। यहां पे वही बात है कि द रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन मोस्ट ऑफ whom have lived there for generations, ये बस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो रेसिडेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कोई भी टेंस में हो सकता है, यहां पे हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। तो लिखा है मोस्ट ऑफ whom। अच्छा, अभी तक मैंने ये बात नहीं बोली है, पर मेरा रिक्वेस्ट है जो भी बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मैंने इसके पहले ना ग्रामर कैप्सूल के नाम से 2-3 वीडियोस पहले निकाल चुका हूं, आई थिंक 3 निकाला है होगा, ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया, वो वीडियोस पहले देख लेना क्योंकि एक सिंक बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे मैं उसमें ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो अब मैंने जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन बोला था कि ये नहीं भी होता तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, तो इसको इग्नोर ही करते हैं। क्या लिखा है, द रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन अपोज द कंस्ट्रक्शन, अपोज V2 है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाईवे, यहां तक तो कोई एरर नहीं मिला। विच दे बिलीव, ध्यान दीजिएगा बिलीव लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में है, क्यों, क्योंकि यहां पे अपोज लिखा हुआ था, पास्ट टेंस में है। विच दे बिलीव वुड डिसरप्ट, वुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, इसी वजह से यहां पे क्या लिखा हुआ था, वुड डिसरप्ट, डिसरप्ट माने डिस्टर्ब, वुड डिसरप्ट देयर क्वाइट एंड सेरेन लाइफस्टाइल, जिससे डिसरप्ट हो जाएगा क्या, उनका बहुत ही शांत जो जिंदगी उनकी चल रही है वो डिसरप्ट हो जाएगी। एंड कॉज्ड इरिवर्सिबल डैमेज, और वो जो है इरिवर्सिबल डैमेज क्रिएट करेगा। आपको लगेगा ये कॉस्ट V2 है, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा था, तो आंसर हो जाएगा नो एरर। आंसर आपने कर लिया गलत, क्यों भैया, क्यों गलत हो गया? सेंटेंस पास्ट में तो जा रहा था, पर ये जो कॉज लिखा हुआ है ये किसके लिए है, जरा समझ पाया? देखो क्लॉज क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, विच दे बिलीव, ठीक है, विच दे बिलीव, जो उनका भरोसा है। अच्छा, अब ना उनके 2 भरोसे हैं। पहला ये कि इस कंस्ट्रक्शन से उनकी शांत जिंदगी डिसरप्ट हो जाएगी, सो इट वुड डिसरप्ट देयर क्वाइट एंड सेरेन लाइफ। एंड, ये एंड कौन कौन से चीजों को जोड़ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। ये एंड विच दे बिलीव्ड के साथ एक और क्लॉज को नहीं जोड़ रहा, बल्कि वुड डिसरप्ट देयर क्वाइट एंड सेरेन लाइफस्टाइल के साथ एक और क्लॉज को जोड़ रहा है, जिसका मतलब है किया क्या गया समझना। एक्चुअली सेंटेंस था which they believed would disrupt their quiet and serene life and which they believed caused irreversible environmental damage, जिससे which they believed would को कॉमन निकाल लिया गया। मतलब जो दूसरा बिलीफ था वो ये था कि it would caused। अब बताओ एरर दिख रहा है क्या? यही तो लिखा है कि would एक मॉडल है, उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगा, जिसका मतलब ये, अगर आसान भाषा में आप समझना चाहते हो, ये caused ना मेन वर्ब है, इसका हेल्पिंग वर्ब पता है कौन है? इसका हेल्पिंग वर्ब है ये वाला would। अगर ये वाला वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये एक मॉडल है या नहीं है? तो मॉडल के बाद बेस फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अगर मॉडल के बाद बेस फॉर्म होगा तो कॉज्ड होगा कि कॉज होगा भाई साहब? आंसर क्या होगा? कॉज इरिवर्सिबल डैमेज। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। लिखा हुआ शी कुड नॉट हेल्प बट वंडर। देखो ये ना एक फिक्स्ड क्लॉज है, कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प बट, जिसका मतलब होता है कि और कोई चारा नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो लिखा हुआ शी कुड नॉट हेल्प बट वंडर, कि वो और कुछ चारा नहीं था उसके पास, और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो सोचने लगी इफ द डिले, सब्जेक्ट है यहां का, डिले इन व्हाट, डिले इन द डिसीजन मेकिंग, ये इन का प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट रहा, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज, ये वाज का सब्जेक्ट कौन होगा? ये द डिले, वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू साइडलाइन हर कॉन्ट्रीब्यूशंस और जस्ट अ प्लेन इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, पहले मैंने हिंदी नहीं समझाया ना। मीनिंग क्या है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई ये सोचने से, उसके पास और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ये सोच रही थी कि जो डिले है, जो देरी हुई है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ये क्या एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है? डेलिब्रेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डन ऑन इंटेंशन, कोई ऐसी चीज जो कि इंटेंशनली की जाए, जानबूझकर की जाए। तो कह रहा है कि ये जो देरी है, क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि साइडलाइन किया जा सके उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, या फिर ये प्लेन इनएफिशिएंसी है? इनएफिशिएंसी का मतलब कि उसमें काबिलियत ही नहीं है काम करने की, ठीक है। तो क्या वो इनएफिशिएंसी है ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट की तरफ से? क्या ये प्लेन इनएफिशिएंसी है? क्या वो लायक ही नहीं है, नालायक है कि ये काम ही नहीं हो सकता? ये हिंदी मीनिंग था। आओ जरा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें एरर कहां पर है। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, यहां तक कोई एरर नहीं था। द डिले यहां का सब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, डिसीजन मेकिंग, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस उसका ऑब्जेक्ट है, डिसीजन मेकिंग यहां का एडजेक्टिव है। वॉज किसके लिए आ रहा है? डिले के लिए आ रहा है। डिले तो सिंगुलर है, इसके लिए वॉज बिल्कुल आना चाहिए।
वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट एडजेक्टिव, अटेम्प्ट नाउन है, उसके लिए एडजेक्टिव डेलिबरेट आ रहा है। वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, यहां तक भी कोई एरर नहीं है। टू के बाद हमेशा V1 होता है। टू साइडलाइन हर कॉन्ट्रीब्यूशंस के, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को साइडलाइन करने के लिए, और जस्ट अ प्लेन इनएफिशिएंसी ऑन प्रीपोजिशन द पार्ट उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन द मैनेजमेंट उसका ऑब्जेक्ट। ये जो पार्ट मैंने लिखा है और जस्ट अ प्लेन एफिशिएंसी, क्या आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है पढ़ने में? क्या आपको लग रहा है कि यहां एरर हो सकता है? क्योंकि यहां पे एरर है। क्या एरर है समझना। लिखा हुआ है और जस्ट अ प्लेन इनएफिशिएंसी। अच्छा, क्या आप एफिशिएंसी को काउंट कर सकते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का के काम करने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति के काम करने की कैपेसिटी, राइट, या कैपेबिलिटी, उसको एफिशिएंसी कहते हैं हिंदी में, जिसको काबिलियत कहा जाता है, राइट। तो क्या है यहां लिखा है और जस्ट अ प्लेन इनएफिशिएंसी, हमारा नाउन क्या है भाई? इनएफिशिएंसी। प्लेन क्या है उसके लिए? एडजेक्टिव। ए क्या है यहां पे? आर्टिकल। ये आर्टिकल कौन से नाउन के लिए आया है? इनएफिशिएंसी के लिए आया है। इसका मतलब तो यही है भाई कि अगर मैं कल को अ वाटर लिख दूं तो ये सही होगा, कल को मैं अगर अ मिल्क लिख दूं तो ये सही होगा। होगा क्या? तो जो कॉन्सेप्ट वाटर और मिल्क पे लग रहा है वो यहां पे भी तो लगेगा। आप किसी की एफिशिएंसी कैसे काउंट कर सकते हैं? काउंट नहीं हो सकता ना। इसका मतलब एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी ये अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं? अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आप जो भी आप मॉडिफायर लाना चाहते हो, क्या वो ए या एन आ सकता है कभी? ये तो काउंटेबल चीजों के लिए होता है भाई। अगर ये काउंटेबल चीजों के लिए होता है फिर इनएफिशिएंसी के साथ कैसे आएगा? तो बताओ एरर है या नहीं है? डेफिनेटली है। यहां पे अ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सेंटेंस क्या होना चाहिए? टू साइडलाइन हर कॉन्ट्रीब्यूशंस और जस्ट प्लेन इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। क्या सबको एरर समझ में आया है? क्या अभी तक आप ये बात समझ पाए हैं कि मैं वही रूल्स डिस्कस कर रहा हूं जो एसएससी बहुत बार पूछती है? बताओ ये वाला क्वेश्चन अभी ज्यादा नहीं, आप अभी एमटीएस का पेपर हुआ ना, 200 सवा 200 उसमें एरर पूछे गए थे, जरा निकाल के देख लो तो कितने एरर इस रूल से होंगे। गारंटीड 10% एरर्स यहीं से होंगे। मतलब 20-22 में यही वाला एरर होगा जो ए और एन का एरर है। मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आता है, बस मैंने क्वेश्चन जानबूझकर लंबा लंबा रखा हुआ है ताकि बच्चे जिसको मुश्किल बोलते हैं मैं उसको आसान करके उनको दूं, साथ ही साथ में बीच बीच में जो रूल्स आ रहे हैं मैं वो रिवाइज कराता चलूं। तो ये पूरा का पूरा जो मार्क्स बूस्टर सीरीज है ना, इसका पर्पस है ये है कि मैं आपको गागर में सागर प्रोवाइड करूं कि कम पढ़ाऊं लेकिन वो पढ़ाऊं जिससे आपका एग्जाम में डेफिनेटली फायदा हो। बाकी आप समझदार हो, क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर लेना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, यार कमेंट में नहीं बताते यार आप लोग कि कितने करेक्ट हुए। बताओगे तब तो समझ में आएगा डिफिकल्टी लेवल क्या रखनी है। अब पता चला 90% बच्चों का 20 में से 20 करेक्ट हो रहा है तो मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा ना फिर। तो एक बार बता दिया करो कितने करेक्ट किए ना तुमने, ताकि मुझे एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन का लेवल किस तरफ लेके जाना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। द कमिटी हैज पोस्टपोन्ड इट्स मीटिंग, कमिटी ने उसके मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, जो कल के लिए शेड्यूल्ड था, अंटिल नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक, इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग डिसरप्शंस। किस लिए किया? क्योंकि बहुत सारे डिसरप्शंस आ रहे हैं इन द इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट के कनेक्टिविटी में, इन द रीजन ड्यू टू साइक्लोन। कहां पे? जिस एरिया में की बात हो रही है वहां पे से एक साइक्लोन की वजह से। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द कमिटी हैज पोस्टपोन इट्स मीटिंग। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे से कम 100 बच्चों ने पूछा है, क्योंकि सबको कंफ्यूजन है कि कमिटी सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। ये मैं हालांकि मैं पहले 2-3 बार बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो, कमिटी ने कलेक्टिव नाउन है, कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के कंटेक्स्ट पे कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। जहां पर आप ये बताना चाहते हो कि कमिटी का आपस में मतभेद है, या आप कमिटी को डिफरेंट इंडिविजुअल्स की तरफ देख रहे हो, कमिटी में 6 मेंबर है, आप उनको ABCDEF अलग अलग करके देख रहे हो, तो समझ जाना कि वहां पे ये प्लूरल जैसा काम करेगा। जबकि जब हम लोग सिंगुलर जैसा ट्रीट करेंगे तो समझ जाना कि A+B+C+D+E+F है, जिसका मतलब यह है कि हम उसको ऑन अ होल देख रहे हैं। इसका बहुत आसान तरीका ये होता है कि सेंटेंस पढ़ो, और ये सेंटेंस के कंटेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हो आप इसमें ये देखो कि क्या कहीं पे कोई मतभेद की बात हुई है, क्या कोई ओपिनियन ना मिलने की बात हुई है, क्या यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है सेंटेंस देख के कि कमिटी आपस में लड़ रहे हैं। वो सब सेंटेंसेस नॉर्मली प्लूरल में जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको ये पता चलता है कमिटी में कितने मेंबर है। यहां क्या लिखा हुआ था? द कमिटी हैज पोस्टपोन इट्स मीटिंग। पढ़ के तो यही लग रहा है कि कमिटी में अगर 10 मेंबर है तो इन 10 मेंबर्स का ओपिनियन यह है कि मीटिंग को पोस्टपोन करना है। अगर 2000 मेंबर्स है तो उनका ये ओपिनियन है।
जिसका मतलब है यहाँ पे आप इंडिविजुअली नहीं देख रहे हो इसको, आप इसको एज अ कमिटी देख रहे हो, एज अ होल देख रहे हो। तो जहां पे ये एज अ होल यूज होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर होगा। जिसका मतलब ये है द कमिटी के बाद जो हैज लगा हुआ है ये भी सही है, और कमिटी के बाद जो इट्स लगा हुआ है ये भी सही है। समझ पा रहे हो? तो क्या लिखा हुआ है, द कमिटी हैज पोस्टपोन्ड। सो हैज के बाद V3 लगता है, V3 बिल्कुल ठीक है, पोस्टपोन। इट्स मीटिंग, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन मीटिंग आया है। दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, अगेन ये एक रिलेटिव क्लॉज है, पकड़ पाए क्या इस बार? दैट एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कौन से हम लोग मीटिंग के बारे में बात करें, देखो मीटिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो मीटिंग जो कि कल के लिए शेड्यूल्ड थी। कौन सी मीटिंग? वो मीटिंग जो कि कल के लिए शेड्यूल्ड थी। ठीक है, इसका बाकी सेंटेंस के टेंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, इसका बाकी सेंटेंस के टेंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर आपने यहां पे हैज को देख के इसको वॉज कर दिया तो आप एरर कमिट कर जाओगे। इसीलिए क्योंकि ये एक रिलेटिव क्लॉज है, इसके पास पूरी लिबर्टी है कि ये अपने किसी भी टेंस में रहे। तो क्या लिखा हुआ था कि वो मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है अभी, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। कौन सी मीटिंग? जो कल के लिए शेड्यूल्ड थी, तो शेड्यूलिंग का काम तो पहले हुआ होगा, इसीलिए यहां पे पास्ट लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों सेम टाइमलाइन में थोड़ी है। आगे, अंटिल नेक्स्ट मंडे, पोस्टपोन के साथ अंटिल लगता है, बिल्कुल ठीक है कि अंटिल नेक्स्ट मंडे, कब तक? अगले मंडे तक। इन व्यू ऑफ एक फ्रेज है, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है किस नजरिए से, किस वजह से। सो इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग डिसरप्शंस, इस वजह से क्योंकि बहुत सारे डिसरप्शंस आ रहे थे। इन प्रेपोजिशन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन प्रेपोजिशन है, कनेक्टिविटी उसका ऑब्जेक्ट है। इन द रीजन, इन प्रेपोजिशन है, रीजन उसका ऑब्जेक्ट है। ड्यू टू द साइक्लोन, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, साइक्लोन उसका ऑब्जेक्ट है। कहीं कोई एरर नहीं मिला, आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा नो एरर। सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। ठीक है, एरर कहां पूछ सकता था? ये हैज को हैव कर सकता था, वो मैंने बता दिया आपको। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है? हम लोग 8 एरर के क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरफ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट इन द फैक्ट दैट द रिजल्ट्स वर डिलेड व्हिच डिसरप्टेड देयर प्लान्स फॉर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ने अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है इस फैक्ट को लेके कि रिजल्ट्स जो है वो देरी हो गए, रिजल्ट्स जो थे वो देर से आए, जिसने डिसरप्ट कर दिया उनके प्लान्स को, जिसने डिस्टर्ब कर दिया उनके प्लान्स को। कौन सा प्लान? जो वो अप्लाई करने वाले थे, अब्रॉड जाने का प्लान, उसके लिए, मतलब विदेश जाकर जो पढ़ने के लिए वो अप्लाई करने वाले थे, उस प्लान को। ठीक है, अंडरलाइन पोर्शन क्या है? डिसअपॉइंटेड से लेके डिलेड तक। हमसे ये पूछा गया कि अगर ये गलत है तो बताओ सही क्या होगा। तो पहले देखते हैं गलत क्या है। लिखा है, द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट इन द फैक्ट। जब आप किसी चीज से नाराज होते हो ना, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट अबाउट द फैक्ट बोला जाता है, या फिर कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में ऑफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहां क्या लिखा हुआ था? इन नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, अबाउट, फॉर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये सवाल है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, जिसमें आपको याद करना पड़ेगा कि डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग होता है या डिसअपॉइंटमेंट ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। The CEO, while addressing the shareholders, emphasized the importance of working hard to regain the trust which had been lost over the past year. CEO ने जब वो शेयर होल्डर्स को एड्रेस कर रहे थे, शेयर होल्डर्स से जब वो बात कर रहे थे या उनके सामने स्पीच दे रहे थे, उन्होंने एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस को। क्या आपको याद है एम्फेसाइज्ड वर्ड? मैंने पहले भी पढ़ाया है, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। एम्फेसाइज्ड अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता, इस बात का ध्यान रखना, एसएससी बहुत सवाल इससे करती है। अगर यहां पे ये लिखा होता कि द सीईओ व्हाइल एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस, तो वहां पे भी एरर होता। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एम्फेसाइज्ड अपने बाद ऑन कभी नहीं लेता। सो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस बिल्कुल ठीक है। लिखा एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड टू रीगेन देयर ट्रस्ट। अब यहां पे देखो क्या है, अंडरलाइन पोर्शन है ऑफ वर्किंग हार्ड टू रीगेन द ट्रस्ट। ऑप्शन पे आते ऑफ वर्किंग हार्डली। देखो हार्ड और हार्डली में डिफरेंस है, जैसे लेट और लेटली में डिफरेंस है। हार्ड का मतलब होता है कठिन प्रयास करना, जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन प्रयास करना चाहिए, उस सेंस में हार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हार्डली का मतलब होता है रेयरली, जिसे हम कहते हैं बहुत मुश्किल से। ठीक है, जैसे हार्डली मैं कभी इंडिया के बाहर गया हूं, जिसका मतलब बहुत मुश्किल से मैं कभी इंडिया के बाहर गया हूं। सो हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, नेग्लिजिबल टर्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अब बताओ, लिखा हुआ है कि सीईओ अपने शेयर होल्डर्स को एड्रेस कर रहा है कि हमें जीरो मेहनत करने की जरूरत है रीगेन करने के लिए ट्रस्ट को। सही है क्या? गलत है ना? आप ये बोलना चाहते हो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफ वर्किंग हार्डर। ठीक है, अच्छा हार्डर तो हो सकता था यहां पे, पर आप इस बात को समझना, लिखा हुआ था ऑफ वर्किंग हार्डर टू रीगेन। सबसे पहले हार्ड का कॉम्पैरेटिव जो है वो हार्डर होता है। आप अगर कॉम्पैरेटिव यूज करोगे तो आपको देन यूज करना पड़ेगा, और आपको यह भी बताना पड़ेगा आप किससे कंपेयर कर रहे हो। दूसरा लिखा हुआ था इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग डैश वर्किंग हार्ड। अगर आप यहां पे हार्डर कर दोगे तो आपको यह बोलना पड़ेगा ऑफ वर्किंग हार्डर देन बिफोर, या ऑफ वर्किंग हार्डर देन अदर टीम्स। इसका तो यही मतलब बन रहा है भाई कि यहां पे अगर हम हार्डर यूज करेंगे तो कॉम्पैरेटिव हो जाएगा, और किससे कंपेयर कर हमें पता ही नहीं है, तो ग्रामेटिकली तो इनएक्यूरेट है सेंटेंस। आगे एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑन वर्किंग हार्ड, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एम्फसाइज के बाद अभी मैंने बोला कि ऑन नहीं लगेगा, इमीडिएट बाद भी नहीं लगेगा और एक ऑब्जेक्ट के बाद भी नहीं लगेगा। ठीक है, वो किसी चीज पे जोर डाल रहा है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस बता रहा है, सो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ होता है, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑन नहीं होता। ठीक है, आंसर तो एक ही बचता है फिर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो एक बार, मैं पानी पी लूं जरा। लिखा है ऑल्दो द एथलीट was recovering from injury, he participated in the championship and went on to secure a medal। लिखा हुआ है कि जबकि जो एथलीट था वो अपने इंजरी से रिकवर कर रहा था, उसने चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसे एक मेडल भी मिल गया। अंडरलाइन पोर्शन क्या है? was recovering from injury। ठीक है, अच्छा एथलीट सिंगुलर है तो उसके लिए was आना चाहिए, कोई एरर नहीं है। was के बाद V4 आ सकता है, कोई एरर नहीं है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट इंजरी आया हुआ है, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? नो इंप्रूवमेंट। नहीं होगा नो इंप्रूवमेंट। क्यों नहीं होगा बात समझना। मैं अगर ये कह रहा हूं कि दिस इज अ डॉग, और फिर मैं कह रहा हूं कि दिस इज डॉग, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहला वाला सही होगा। क्यों? जब भी आप किसी काउंटेबल नाउन को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं और वो काउंटेबल नाउन आप सिंगुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल हमेशा आएगा, जिसका मतलब है मैं ये नहीं कह सकता दिस इज डॉग। डॉग बताओ काउंटेबल है या नहीं? कुत्ते को गिन सकते हैं कि नहीं? एक रहेगा तो डॉग बोलेंगे, ज्यादा रहेगा तो डॉग्स बोलेंगे। तो अगर आप इसको गिन सकते हो तो इसके साथ आप कोई ना कोई आर्टिकल तो लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल होगा? या तो ए होगा या तो एन होगा। डॉग कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि आप इसको केवल डॉग लिखा नहीं छोड़ सकते, आपको कोई ना कोई आर्टिकल यहां पे यूज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ था? इंजरी। इंजरी मतलब होता है चोट लगना। क्या ये प्लूरल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, इंजरीज होता है ना। इसका मतलब यह है कि ये काउंटेबल नाउन है। हाँ जी काउंटेबल नाउन है। क्या हम सेंटेंस में इसको सिंगुलर में यूज कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सिंगुलर में यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन है, तो बोलो इसके आगे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? 100% आर्टिकल आएगा। तो अगर इसके पहले आर्टिकल आएगा तो यहां पे फिर एन इंजरी क्यों नहीं है? यहां पे सॉरी फ्रॉम एन इंजरी क्यों नहीं है? होना चाहिए था ना। आज ऑप्शन पे लिखा हुआ एन इंजरी एन इंजरी एन इंजरी, इसका मतलब एन तो लगेगा। अब आ जाओ ऑप्शन कैसे कटेगा। लिखा है ऑल्दो द एथलीट वाज रिकवरिंग, यहां पे ऑल्दो द एथलीट बीइंग रिकवर्ड क्यों करेंगे? ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात है। ऑल्दो द एथलीट रिकवरिंग, देखो रिकवरिंग V4 है। V4 ना कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी सेंटेंस में नहीं आ सकता, इसलिए ये नहीं होगा। ये हम पहले बोल चुके हैं नहीं होगा। आंसर तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड आउटराइट डिस्पाइट ऑफ द टीम्स एफर्ट्स टू कन्विंस द स्टेक होल्डर्स ऑफ इट्स वायबिलिटी। लिखा हुआ है कि प्रपोजल को ना आउटराइट रिजेक्ट कर देगा। आउटराइट का मतलब बिना कंसिडर किए, एकदम आपने बोला मैंने ठुकरा दिया, उसको आउटराइट रिजेक्शन कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? प्रपोजल जो है ना वो एकदम साफ साफ पहले ही स्टेज पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बावजूद कि टीम ने एफर्ट लगाया कन्विंस करने का स्टेक होल्डर्स को कि ये बहुत वायबल प्लान है, इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत है, ये बिल्कुल चलेगा, फिर भी स्टेक होल्डर्स ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है कि द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड आउटराइट डिस्पाइट ऑफ। ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या रूल था? किसी भी सेंटेंस में या तो आप इंस्पाइट ऑफ बोलो, अगर ये नहीं बोलना चाहते तो आप डिस्पाइट बोलो, पर किसी भी हिसाब से डिस्पाइट के बाद आप ऑफ नहीं लगा सकते, ये एरर हो जाएगा। डिस्पाइट कभी भी अपने बाद ऑफ नहीं लेता। डिस्पाइट का मतलब ये होता है इंस्पाइट ऑफ।
इसका मतलब डिस्पाइट ऑफ वाला आंसर नहीं होगा, यहां पे डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ था, काट दे। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि डिस्पाइट ऑफ द टीम्स एफर्ट्स टू कन्विंस, आ जाओ ऑप्शन पे, लिखा है कि डिस्पाइट द टीम्स एफर्ट्स टू कन्विंस, हो सकता है। ऑल्दो द टीम्स एफर्ट्स इन कन्विंसिंग, ये तो हो ही नहीं सकता, यहां पे ऑल्दो लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट द टीम्स एफर्ट्स टू कन्विंस, अब देखो बी और डी एकदम आइडेंटिकल लग रहा है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, एक में टीम्स लिखा हुआ है, दूसरे में टीम्स लिखा हुआ है, कौन सा सही होगा आप मुझे बताओ। क्या मैं टीचर्स बोलूं या टीचर्स बोलूं तो ये सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता। क्या डिफरेंस है भाई, कि जहां पे आपने केवल एक एस लगाया है, ये आपने प्लूरल यूज करने के लिए लगाया है कि एक टीचर हुए, एक शिक्षक हुए तो आपने उनको टीचर बोला, एक से ज्यादा हो गए तो टीचर्स बोला। जहां पे आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसका मतलब होता है कि आप बोलना चाहते हो यहां पे सेंस ऑफ पोजेशन, आप ये बोलना चाहते हो टीचर का। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स होमवर्क, टीचर का होमवर्क। मैं कह रहा हूं मनीष's हाउस, मनीष का घर, मानिक्स फ्रेंड, मानिक का दोस्त। तो किसी भी जगह पे आप अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो ये तो पोजीशन दिखाने के लिए लगा रहे हो ना। तो यहां पे हम क्या बोलना चाह रहे थे, टीम को प्लूरल करके टीम्स बोलना चाह रहे थे, या कह रहे थे कि टीम के एफर्ट के बावजूद, शायद आप बोलना चाह रहे थे टीम के एफर्ट के बावजूद। एफर्ट किसका था, टीम का, पोजीशन है इसके ऊपर, इसका मतलब टीम्स एफर्ट एपोस्ट्रोफी वाला लगेगा, ये तो नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 पे बढ़ेंगे भाई, क्या लिखा हुआ है, द लॉयर एडवाइज द क्लाइंट नॉट टू डाइवल्ज एनी डिटेल्स अबाउट द केस अंटिल दे वर ऑफिशियली समन्ड बाय द कोर्ट। लिखा हुआ है कि लॉयर ने एडवाइस किया क्लाइंट को कि आप कोई भी डिटेल ना डाइवल्ज मत करना। डाइवल्ज का मतलब होता है टू रिवील, नोट कर लो, तो काफी बार एसएससी ने पूछा है। देखो फिर से यहाँ पे वही बात है कि द हिंदू से क्वेश्चन निकालूंगा तो बहुत सारे सिनोनिम्स आएंगे। लिखा हुआ है द लॉयर एडवाइज्ड, अच्छा ध्यान देना, एडवाइज्ड एसईडी के साथ है, अभी आज ही की वीडियो में प्रैक्टिस एडवाइस के बीच में डिफरेंस बताया था। लिखा द लॉयर एडवाइज द क्लाइंट नॉट टू डाइवल्ज एनी डिटेल्स अबाउट द केस। आ जाओ, नॉट टू के बाद हमेशा V1 होता है, सो डाइवल्ज तो सही है, डाइवल्जिंग नहीं हो सकता, काट दिया। एनी डिटेल्स अबाउट द केस, अबाउट प्रीपोजिशन, उसके लिए द केस आ रहा है। ऑप्शंस, डाइवल्ज एनी डिटेल्स फॉर द केस, अच्छा डिटेल केस के लिए नहीं होगा, डिटेल्स केस के बारे में होगा, तो अबाउट द केस तो होना चाहिए था, तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। डाइवल्ज सम डिटेल्स अबाउट द केस, डाइवल्जिंग एनी डिटेल्स, यहां पे हमने इसे काट दिया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, नहीं, गलत। क्यों भाई, आप बोलेंगे बाकी सब चीज तो ठीक है सर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, मुझे बेसिकली ये डिफरेंस सिखाना था इस क्वेश्चन से। क्या डिफरेंस होता है, सम का इस्तेमाल हम नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, जबकि जहां पे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाए या जहां पे आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए, वहां पे हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं। आई हैवंट गॉट सम मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये सेकंड वाला सेंटेंस गलत है, होने क्या चाहिए, आई हैवंट गॉट एनी मनी। जहां पे आप सेंटेंस को पॉजिटिव रखना चाहते हैं वहां पे आप सम का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आप सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं वहां पे हमेशा प्रीफर करेंगे एनी को। अब यहां क्या लिखा हुआ था, द लॉयर एडवाइज द क्लाइंट नॉट टू, ध्यान दीजिएगा नॉट लिखा हुआ है। अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव रखना चाहते हो तो फिर एनी डिटेल्स होगा, सम डिटेल्स नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट। क्लियर है क्या, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा है हैविंग वर्कड टायरलेसली फॉर मंथ्स द टीम मेंबर्स वर डिटरमाइंड टू नॉट लेट देयर एफर्ट्स गो इन वेन एट द लास्ट मोमेंट। लिखा हुआ है कि कई महीनों तक बिना थके काम करने के बाद जो टीम मेंबर्स है वो एकदम निश्चित थे, एकदम डिटरमाइंड थे कि वो अपने मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। गो इन वेन का मतलब होता है टू गो इन वेस्ट, मतलब बर्बाद होना, टू गो इन वेन एट द लास्ट मोमेंट। बहुत महीने बिना थके काम करने के बाद जो टीम मेंबर्स थे वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि वो अपनी मेहनत को ऐसे जाया नहीं होने देंगे, ठीक है, आखिरी मोमेंट पे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू नॉट लेट देयर एफर्ट्स गो इन वेन। देखो ये कोई क्वेश्चन है स्प्लिट इंफिनिटिव का, राइट। क्या होता है इंफिनिटिव का रूल क्या है कि अगर आप कहीं पे 2 + V1 लिखते हो
और आपको सेंटेंस में नॉट लिखना है तो प्रिफरेबली नॉट हमेशा इसके पहले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं कि टू कैच अ फिश, टू कैच अ फिश, मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा नॉट टू कैच अ फिश। मैं ये कम बोलूंगा टू नॉट कैच अ फिश। हालांकि इनफॉर्मल इंग्लिश में ये टू नॉट कैच भी बोला जाता है और सही माना जाता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में कुछ मेजर एरर हुआ। अगर क्वेश्चन में कुछ मेजर एरर हुआ तो ये माइनर एरर है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। मैं माइनर एरर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल जो रीसेंट पब्लिकेशंस आ रहे हैं उसमें इसको एरर नहीं माना गया है। उसमें यह बोला जाता है कि इंफेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए स्प्लिट इंफिनिटिव का यूज किया जा सकता है, आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, पर देखो अगर आप सेंटेंस ई वाला सेंटेंस देखोगे तो इसमें कोई अंडरलाइन पोर्शन में और कोई मेजर एरर है नहीं। द टीम मेंबर्स प्लूरल था तो उसके लिए देयर आया, देयर के बाद नाउन आना चाहिए। एफर्ट्स लिखा हुआ है। गो इन वेन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है तो यहाँ पे गो लिखा हुआ है, तो और कोई एरर दिख नहीं रहा आपको। इस वजह से हम इसको एरर करेंगे, टू नॉट लेट नहीं, नॉट टू लेट होगा। टू नॉट लेटिंग, नॉट टू लेट, नॉट लेटिंग, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि मैं ये बात बोल दूं, अगर इसमें कोई मेजर एरर होता तो हम इसे अवॉइड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, द साइंटिस्ट क्लेम्ड दैट द एक्सपेरिमेंट वुड यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स only if the conditions were meticulously monitored throughout। लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ये कहा है, ये क्लेम किया है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके जो परिणाम आएंगे, जो हम चाहते हैं वही परिणाम आएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब कंडीशंस को बहुत ही ध्यान से मॉनिटर किया जाएगा पूरे के पूरे वक्त तक। ठीक है, तो अंडरलाइन पोर्शन क्या है, ओनली इफ द कंडीशंस वर मेटिकुलसली मॉनिटर्ड थ्रू आउट। आ जाओ इसमें गलत क्या देखते हैं, लिखा है इफ द कंडीशंस आर मेटिकुलसली मॉनिटर्ड। यहां देखना क्लेम्ड लिखा हुआ था, द सेंटेंस क्लेम्ड, जो कि V2 था, जिसका मतलब है सेंटेंस पास्ट में था। वुड बोल रहा हूं, वुड पास्ट है। ठीक है, वुड यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट ओनली इफ द कंडीशंस वर पास्ट है। इसका मतलब यहां पे आर तो नहीं हो सकता। अगर हमने आर कर दिया फिर यहां पे हम खुद ही एक एरर कमिट कर बैठेंगे, गलत है। ओनली इफ द कंडीशंस आर मॉनिटर्ड, गलत है। ओनली इफ द कंडीशंस वर मॉनिटर्ड मेटिकुलस, मेटिकुलस नहीं होगा। क्यों? मेटिकुलस एक एडजेक्टिव है, मेटिकुलसली एक एडवर्ब है। सेंटेंस के हिसाब से आपको क्या चाहिए था, एडजेक्टिव चाहिए था कि एडवर्ब चाहिए था, देख लेते हैं। अगर हम मेटिकुलस को यूज करें किसी सेंटेंस, किसी फ्रेज में, तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज अ वेरी मेटिकुलस एफर्ट, बहुत ध्यान रख के काम किया जा रहा है। एफर्ट नाउन है, इसका मतलब मेटिकुलस एक एडजेक्टिव है। मैं आपसे पूछूंगा कैसा एफर्ट है, आप बोलोगे मेटिकुलस एफर्ट है। इसका मतलब यह है कि ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, मेटिकुलस वर्ड एडजेक्टिव है। अगर मेटिकुलस वर्ड एडजेक्टिव है तो क्या हम सेंटेंस में उसको लगाएंगे? ये किसके लिए आ रहा था, कंडीशंस के लिए मेटिकुलस आ रहा था कि मॉनिटर के लिए आ रहा था? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मॉनिटर के लिए आ रहा है, कि कैसे मॉनिटर करना है, बहुत ही ध्यान से मॉनिटर करना है। इसका मतलब मेटिकुलस वर्ड को एक्चुअली क्वालिफाई करना चाहिए था मॉनिटर को। और अगर हम मॉनिटर को देखते हैं तो ये तो वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने की कैपेसिटी एडजेक्टिव में थोड़ी ना होती है, किसमें होती है, एडवर्ब में। और एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बनाया जा सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एलवाई लगा के, जिसका मतलब ये है मेटिकुलस नहीं, मेटिकुलसली होना चाहिए था। ऊपर मेटिकुलसली लिखा हुआ था, यहां ऑप्शन में मेटिकुलस लिखा हुआ था, तो गलत होगा कि नहीं होगा? आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है या नहीं? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है बनाने में, सीख पा रहे हो आप कुछ नया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहां से फिलर्स, हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, 5 क्वेश्चन हम फिलर्स के करेंगे। सारे के सारे मैंने जानबूझ के आपके वोकैब के रखे हैं, ठीक है, ग्रामर वाला इजी होता है, आप तुरंत बना लेते हो। एक बार इसको ट्राई करके देखो। चलो 16 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हिज स्पीच वॉज सो डैश दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस बोथ इंस्पायर्ड एंड इंट्रोस्पेक्टिव। उसका जो स्पीच है वो डैश है, और वो इतना डैश था कि उसने ऑडियंस को इंस्पायर छोड़ दिया या इंस्पायर किया, और इंट्रोस्पेक्टिव छोड़ दिया। ठीक है, विच मीन्स के इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर किया। उसने ऑडियंस को इंस्पायर किया और उनको अपने बारे में सोचने पर, अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये स्पीच जरूर बहुत ही जबरदस्त रहा होगा, तभी तो ऐसा होगा ना। कोई बोरिंग स्पीच सुन के कभी भी इंस्पायर होता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, वर्बोस होगा, प्रोफाउंड होगा, क्रिप्टिक होगा, मंडेन होगा। इसके पहले कि मैं मीनिंग बताऊं, मैं आपको बता दूं ये चारों के चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यही तक नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
आप अगर मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम देखोगे ना तो ये चारों उसमें आएंगे, चारों तो नहीं एटलीस्ट 3 तो आएंगे। क्रिप्टिक नहीं आता पर वर्बोस, प्रोफाउंड और मंडेन मोस्ट रिपीटेड में आएंगे। आप समझ रहे हो इन क्लासेस की कितनी वैल्यू है कि यहां पे मैं आपको ग्रामर रिवाइज करा रहा हूं, साथ ही साथ में द हिंदू के वोकैब रिवाइज करा रहा हूं, कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से द हिंदू से मैं खास करके क्वेश्चंस लेके आता हूं ताकि एक बार में मल्टीपर्पज काम हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ एक बार इसको समझते हैं, पहले आराम से समझेंगे फिर हम आंसर करेंगे, आंसर करना कंसर्न नहीं है। पहला वर्ड है वर्बोस, मीनिंग क्या होता है? यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी और लॉन्ग वाइंडेड। जब आप जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आसान भाषा में जब आप जिस चीज को छोटे में बोला जा सकता था उसको बहुत ही ज्यादा लंबा करके बोलते हैं तो उसको वर्बोस कहा जाता है। क्या आपको 3 इडियट्स का वो सीन याद है जहां पे रेंचो से पूछा जाता है व्हाट इज अ मशीन, तो वो कहता है कि समथिंग दैट मेक्स अस डू थिंग्स इजीली इज कॉल्ड अ मशीन। पर फिर चतुर के पास जाते हैं और वो एक लंबा चौड़ा रटा हुआ स्टेटमेंट देता है, उसी को वर्बोस कहा जाता है। जब कम शब्दों की जगह पे आप जानबूझ के ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, एग्जांपल देखो, लिखा है द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो वर्बोस दैट मैनी स्टूडेंट्स लॉस्ट ट्रैक ऑफ द मेन पॉइंट। प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन इतना घुमा फिरा के था या इतना इतना लंबा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ट्रैक ही छोड़ दिया उन्होंने, मेन पॉइंट डिस्कस क्या कर रहे थे वही नहीं समझ में आया, उससे कहीं आगे निकल गए। ठीक है, उसको वर्बोस कहा जाता है। सिनोनिम भी दे दिया है मैंने ताकि आपको यहीं से मिल जाए सारे के सारे कंटेंट। वर्डी होगा, लॉन्ग वाइंडेड होगा, ये तो यहीं लिखा हुआ था, प्रोलिक्स होगा, सर्किटियस होगा, बहुत बार पूछता है, रैम्बलिंग होगा, बहुत बार पूछता है। ठीक है, सो वर्बोस इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ेंगे, प्रोफाउंड, काफी बार एसएससी में आया है। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज डीप, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही डीप है उसको प्रोफाउंड कहा जाता है। ठीक है, अब वो फीलिंग हो सकती है, सोच हो सकती है, थॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सिनोनिम डीप, इंटेंस, थॉटफुल, इंसाइटफुल, वाइज। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपने क्लियरली नहीं बोली पर घुमा फिरा के आपने बोला है। मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर इन मीनिंग, कोई ऐसी चीज जो अस्पष्ट है। ऑब्सक्योर कितनी बार आया है देखो, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि बहुत अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो उसे हम क्रिप्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे याद होगा आपको 2019 के वर्ल्ड कप में अंबाती रायडू के का सिलेक्शन का बहुत चांस था पर उनका सिलेक्शन हुआ नहीं था। उनके जगह पे एक और प्लेयर का सिलेक्शन हुआ था, मिसिंग हिज नेम, शायद विजय विजय था शायद नाम, उनका सिलेक्शन हुआ था। ये बोलकर हुआ था कि ये ही इज अ 3D प्लेयर, वो बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं, वो फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो जैसे ये 3D वाला स्टेटमेंट आया ना, वैसे ही अंबाती रायडू ने एक ट्वीट किया था कि अब मैं पूरा वर्ल्ड कप 3D लेंसेज पे देखूंगा। एक किस्म का वो मजाक था, फ्रस्ट्रेशन था जो वो निकाल रहे थे सिलेक्टर्स के ऊपर। पर ये उन्होंने क्लियरली नहीं बोला कि मैं नाखुश हूं, उन्होंने बस ये कर दिया कि अब मैं पूरा मैच 3D से देखूंगा। वो मजाक उड़ा रहे थे उस 3D प्लेयर का। तो ये तो क्रिप्टिक मैसेज है ना, क्लियरली थोड़ी ना कह रहे हैं, वो घुमा फिरा कर बोल रहा है, जिसको हम मिस्टीरियस, एनिग्मेटिक, पजलिंग, ऑब्सक्योर, एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लेना। नोट्स कहां से बनाओगे? ये पीडीएफ रात के 10 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। अगला वर्ड है मंडेन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज लैकिंग इंटरेस्ट। एक वर्ड में याद करना चाहते हो तो मंडेन का मतलब होता है डल। याद कैसे करते हैं इसको? बहुत आसान है भाई, कि मंडे बहुत मंडेन होता है। मंडे किसी को पसंद नहीं, खास करके जब जॉब करने लगोगे ना तो मंडे से बड़ी नफरत होगी। तो मंडे बहुत मंडेन होता है, जिसका मतलब बहुत ही डल होता है। ठीक है, सो ऑर्डिनरी, डल, बोरिंग, रूटीन, प्रोसेक, ये कुछ भी यूज कर सकते हैं। आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ था कि हिज स्पीच वाज सो डैश, मैंने बोला था पॉजिटिव वर्ड होगा। वर्बोस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा शब्द इस्तेमाल करना। अगर ये करेंगे तो क्या ऑडियंस इंस्पायर होगी? कभी नहीं। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, उन्होंने इतनी गहरी बातें की अपने स्पीच में कि ऑडियंस इंस्पायर हो गई। लग तो ठीक रहा है। अगला क्रिप्टिक, उन्होंने इतने मतलब क्रिप्टिक वे में बोला ना, इतने घुमा मतलब ऐसे क्लियरली ना बोलकर मिस्ट्री की तरह उन्होंने स्पीच दिया। स्पीच कैसे मिस्ट्री की तरह देंगे? मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, सो उन्होंने इतना बोरिंग, ये तो उल्टा ही हो जाएगा। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। लिखा है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स टू डैश द ग्रीवेंसेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ताकि वो ग्रीवेंसेस को, ग्रीवेंसेस का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, कंप्लेंट्स को ग्रीवेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं रिफॉर्म्स ताकि वो कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को डैश कर सके। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जिनकी संख्या कम है, जो हमेशा जिनको सुविधाएं नहीं मिलती गवर्नमेंट की, उनको जो उनकी जो परेशानियां, उनके जो कंप्लेंट्स है उसको रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, क्या कर सकते हैं? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू डैश। अच्छा, यहां पे क्या सोल्यूशन जैसा कुछ होगा कि वो सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं?
अब देखो जहां पे भी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस होता है ना, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए आपके एड्रेस, क्योंकि एड्रेस फिक्स्ड है कि वी ऑलवेज एड्रेस समबडीज ग्रीवेंसेस, वी ऑलवेज एड्रेस समबडीज कंप्लेंट्स, ठीक है। सो एड्रेस टर्म आना चाहिए। ऑप्शन में देखना कहीं पे भी एड्रेस नहीं है, हाँ पर रिड्रेस जरूर है। रिड्रेस और एड्रेस ऑलमोस्ट सेम चीज है, किसी चीज का सोल्यूशन निकालने को रिड्रेस कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज की संख्या में बढ़ोतरी करना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ समथिंग। तो बताओ क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि कंप्लेंट्स को बढ़ा देगा? नहीं नहीं नहीं, गलत है, ये तो नहीं हो सकता। एक्सेस बेट कितनी बार पढ़ा है हमने? एक्सेस बेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, किसी चीज, जो चीज ऑलरेडी खराब है उसको और खराब कर देना। तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है ताकि कंप्लेंट्स को और खराब कर दिया जाए, कोई सेंस नहीं है। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है टू एक्सनरेट, किसी भी इंसान को बिना सजा के बाइज्जत बरी कर देना, उसको विंडिकेट कहते हैं। तो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स टू विंडिकेट द ग्रीवेंसेस, उन्होंने कंप्लेंट्स को सजा नहीं दी, कंप्लेंट्स को बाइज्जत बरी कर दिया, कोई सेंस है? आंसर क्या होगा? रिड्रेस होगा कि नहीं होगा? अब जितनी बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है द प्रोफेसर्स डैश अप्रोच टू टीचिंग इनकरेज्ड स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड चैलेंज एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। लिखा है प्रोफेसर का जो डैश अप्रोच है ना, उसने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया, किस बात के लिए इनकरेज किया? कि वो खुल के सोचे, इंडिपेंडेंटली सोचे, और जो समाज में जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स है, मतलब समाज के जो नियम कानून है, उनको वो चैलेंज करे। सोचो प्रोफेसर का कौन सा ऐसा अप्रोच होगा जिससे वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगे कि खुल के सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ बड़ा सोचो, समाज जैसा सोचता है वैसे मत सोचो। ये तो तभी हो पाएगा जब प्रोफेसर कुछ पॉजिटिव अप्रोच लिया होगा। अगर प्रोफेसर कोई नेगेटिव अप्रोच ले तो फिर तो वही बोलेगा कि रोटेन स्टडी है भाई, कि पढ़ो, रट्टा मारो, रट्टा मार के एग्जाम में जाकर उगल दो, फिर तो वही होगा। लेकिन हमें सेंटेंस के कंटेक्स्ट में यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रोफेसर का पढ़ाने का टेक्निक कुछ यूनिक है, जिसमें वो कह रहा है खुल के सोचो। इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। अप्रोच कैसा होगा? कुछ पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं कैसे सोच रहा हूं? वो सीखना मैं सोच कैसे रहा हूं। ऑप्शन एलिमिनेट होगा उससे। पहला वर्ड डॉगमैटिक, कितनी बार आया है सिनोनिम में यार? मतलब सारे के सारे वर्ड्स ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सिनोनिम या वोकैब के सेंस में। डॉगमैटिक का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई विचारधारा, ऐसा एक सेट ऑफ माइंड जिसमें आपका यह मानना हो कि जो मुझे पता है वही सही है, मैं अपने थॉट्स को चैलेंज करने नहीं दूंगा, जो मुझे लगता है वही सही है। इसको बोलते हैं डॉगमेटिक। मतलब प्रॉब्लम ये है कि 99.9% ह्यूमन काइंड जो इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, हम सब डॉगमेटिक हैं। कि हमारा अगर एक ओपिनियन है तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे ओपिनियन को कोई चैलेंज ना करे, जो हमें पता है वही सही है, जो हम जानते हैं वही सच है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। इसको डॉगमेटिक कहा जाता है, ठीक है। अगला है अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उसके अगेंस्ट काम करना, उसको अनऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्रिकेट के कंटेक्स्ट में। जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है ना, वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है। आप कहीं पे भी अगर क्रिकेट कोचिंग के लिए जाओगे तो वो आपको हमेशा बोलेगा कि आपका एक्शन जो है वो स्मूथ होना चाहिए, आपका एक्शन में आपकी बॉडी पर जर्क नहीं होना चाहिए। ये जितनी बातें कोचिंग मैनुअल्स में है, जसप्रीत बुमराह सब कुछ का उल्टा करता है। सेम महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी कीपिंग के हर रूल को उन्होंने तोड़ा है। इसका मतलब बहुत अनऑर्थोडॉक्स है। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब जो सेट रूल्स हैं उनको नहीं फॉलो करते। अगला वर्ड है टेपिड। टेपिड का मतलब होता है, एक्चुअली टेपिड टर्म का जो ज्यादा इस्तेमाल आपको दिखेगा वो पानी के लिए दिखेगा। टेपिड वाटर का मतलब होता है ल्यूक वार्म, कोई ऐसी चीज जो बहुत हार्श ना हो, कोई ऐसी चीज जो कि गुनगुना जिसे कहते हैं ना, उसको ल्यूक वार्म कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है कन्वेंशनल, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, जो चलता आया है वही है कन्वेंशनल। तो अब आते हैं हमारा आंसर क्या होगा, देखना। लिखा है द प्रोफेसर्स डैश अप्रोच। जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी बातें इधर देखो लिखी हुई है, ठीक है, आप यहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लिखा है द प्रोफेसर्स डैश अप्रोच। डॉगमेटिक अप्रोच होगा क्या? अगर प्रोफेसर ये बोले कि जो तुम्हें पता है या जो मुझे पता है वही सही है, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली सोचने क्यों बोल रहा है? ये तो गलत हो जाएगा। अगला अनऑर्थोडॉक्स, उसका प्रोफेसर का अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है। अब ये अनऑर्थोडॉक्स क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इंडिया में खास करके टीचर्स प्रोफेसर्स एक ही तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए गए हैं, आपको यही लिखना है, आप खुद से कुछ मत ऐड करो, आप खुद से मत सोचो, क्यों का जवाब तो मैं दूंगा नहीं। तो ये ऑर्थोडॉक्स तरीका है। प्रोफेसर का अगर अनऑर्थोडॉक्स तरीका है फिर तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब सेंटेंस में तो कंटेक्स्ट में ठीक लग रहा है। आगे द प्रोफेसर्स टिपिड अप्रोच। टिपिड का मतलब होगा यहां पे अनएंथुजियास्टिक।
जिसमें एनर्जी ना हो, मतलब उसका जो एक थकेला वाला अप्रोच था ये होगा क्या? नहीं, नेगेटिव वर्ड है। कन्वेंशनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच में तो फिर वही बोला जाता है कि जो बोला गया उसको रट्टा मार लो, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही आ रहा है, अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर took immediate steps to dash the inefficiencies of the department's workflow। लिखा हुआ है कि जो नए अपॉइंटेड डायरेक्टर है ना, उन्होंने इमीडिएट स्टेप्स उठाए कि जो इनएफिशिएंसीज हैं, मतलब जो जो उसमें कमियां हैं डिपार्टमेंट के वर्कफ्लो में, उनको डैश किया जाए। तो इनएफिशिएंसी को आप क्या करोगे? आप रेक्टिफाई करोगे, जिसका मतलब होता है टू मेक राइट, किसी चीज को सुधारना, तो उसको सुधारेंगे, हो सकता है। टू परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है जो चल रहा है उसे चलने दे, ठीक है। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज के फ्लो को कॉज करना। आसान भाषा में समझाओ अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये जो हेट्रेड स्पीचेस होते हैं, ठीक है, कि एक रिलीजन वालों ने दूसरे को गाली दे दी माइक पे, या एक कास्ट वाले ने दूसरे को गाली दे दी, गवर्नमेंट चाहे तो इस पे स्ट्रिक्ट बैन हो सकता है ना। पर चूंकि हर जगह की गवर्नमेंट इसी से वोट कमा रही है, तो वो इसको परपेचुएट होने देते हैं। परपेचुएट का मतलब यह है कि वो इसको फ्लो होने देते हैं, वो इसको रोकते नहीं है। तो किसी चीज को जैसा चल रहा है वैसा छोड़ देना, उसको परपेचुएट कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है एक्सेस बेट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टू मेक वर्स, किसी चीज को खराब करना। अगला वर्ड है ऑफस्केट, ऑफस्केट का मतलब भी वही होता है, ऑब्सक्योर, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ था यहां पे कि जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है ना, उन्होंने इमीडिएट स्टेप्स लिए इनएफिशिएंसीज को सुधारने के लिए, इनएफिशिएंसीज को जैसा था वैसा छोड़ देने के लिए। ये तो आंसर नहीं होगा, फिर स्टेप्स क्यों उठाएगा? उसको और खराब करने के लिए, एक्सेस बेट मतलब होता है खराब कर देना, तो इनएफिशिएंसीज को और खराब करने के लिए नहीं, इनएफिशिएंसीज को कंफ्यूज कर देने के लिए उसने स्टेप्स उठाए। नहीं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। जितनी बातें मैंने बोली वो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, आप आराम से इसको पढ़ लें। नेक्स्ट, द डिटेक्टिव्स डैश क्वेश्चनिंग led to the suspect inadvertently revealing crucial details, ठीक है। लिखा हुआ है कि जो डिटेक्टिव का डैश क्वेश्चनिंग था ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो सस्पेक्ट था उसने गलती से वो सच बता दिया जो उसे नहीं बताना था। द डिटेक्टिव्स डैश क्वेश्चनिंग, कैसा क्वेश्चनिंग? इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, ये तो बड़ा आसान सवाल है। इंसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, आपने सुना होगा द इंसेसेंट रेन, जिसका मतलब लगातार जो बारिश हो रही है। रिटिसेंट, देखो कितने एग्जाम में रिटिसेंट पूछा गया। रिटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, जिसको हम लोग रिजर्व्ड बोलते हैं, ठीक है। तो डिटेक्टिव्स रिटिसेंट क्वेश्चनिंग बोल सकते हैं क्या कि रिजर्व्ड क्वेश्चनिंग थी कि एक ही सवाल पूछूंगा ऐसा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मिटिक्युलस, मिटिक्युलस का मतलब होता है टू गिव अटेंशन टू एवरी डिटेल, हर एक छोटे छोटे डिटेल पे ध्यान देना। यहां पे लिखा हुआ है द डिटेक्टिव्स मेटिकुलस क्वेश्चनिंग, मतलब उसने जो बहुत ध्यान रख रख के सवाल पूछे, हो सकता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है कैवेलियर, ठीक है। कैवेलियर का मतलब होता है किसी भी चीज को यू कैन से नीचा दिखाना, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, उसको कैवेलियर कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है द डिटेक्टिव्स डैश क्वेश्चनिंग, आंसर मैंने बोला था आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि वो कब जवाब देता है, ये आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा कि इतने सवाल दागे कि गलती से उसके मुंह से सच निकल गया, तो आंसर इनसेसेंट होगा। हालांकि अगर यहां पे इनसेसेंट ऑप्शन में नहीं होता तो आप मेटिकुलस भी आंसर कर सकते थे, पर प्रेफरेंस हमेशा इनसेसेंट को देंगे क्योंकि सेंटेंस के कंटेक्स्ट में इनसेसेंट ज्यादा फिट आ रहा है कि इतने सवाल किए कि उसने गलती से अपना सच पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था? कैवेलियर का मतलब इसका मीनिंग होता है शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, डिसमिसिव, नॉनचलेंट, ठीक है, नीचे दिखाना नहीं, लापरवाह, केयरफुल, ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाया। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। अपने जितने भी टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे वीडियो शेयर करना। वीडियो की ग्रोथ होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगा और ज़्यादा मैं वीडियोज़ लेकर आ पाऊंगा इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वाले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।